हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RS एजुकेशन एकेडमी पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग चतुर्भुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं कि चतुर्भुज क्या होता है, चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं और उनसे जुड़े हुए सारे फार्मूला, सारे कंसेप्ट को मैं समझाऊँगा इस वीडियो में। तो वीडियो को लाइक करके वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। अगर आप वीडियो छोड़कर जाते हैं या वीडियो को स्किप कर देते हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक देखना जरूरी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, क्षेत्रमिति में त्रिभुज का जो वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं, त्रिभुज पढ़ चुके हैं। हम इस वीडियो में चतुर्भुज पढ़ने वाले हैं। वैसे क्षेत्रमिति के अंदर त्रिभुज, चतुर्भुज, वृत्त, बेलन, शंकु, घन, घनाभ, है ना, गोला, अर्धगोला, छिन्नक, ये सभी चीज़ पढ़ना है हमको। लेकिन इस सब को हम बांट के पढ़ेंगे, अलग अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ताकि हम उस कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाएँ। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग त्रिभुज के बारे में पढ़े थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग बेसिक केवल और केवल चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। इसके बेसिक के बारे में समझेंगे, ये कितने प्रकार के होते हैं, इनसे क्या क्या फार्मूला बनता है। ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए, क्षेत्रमिति को अगर समझना है तो उसके लिए आपको इसके जैसे कि त्रिभुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, वृत्त हो गया, बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इन सभी चीज़ों को समझना पड़ेगा। इनसे जुड़े हुए फार्मूला को याद करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उसके बाद ही आप चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं चतुर्भुज के बारे में। देखिए, चतुर्भुज नाम से ही सुलभ है, चतुर्भुज। चतुर्भुज, चतुर्भुज को हम अगर तोड़ते हैं तो चतुर प्लस भुज होता है, यानी कि चार भुज। ठीक है, चतुर मतलब चार भुज वाला बंद आकृति को हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। यानी कि चार भुजाओं से, भुज मतलब भुजा होता है, तो चार भुजाओं से बंद ज्यामितीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। त्रिभुज में हम पढ़ाए थे कि तीन भुजाओं से बंद ज्यामितीय आकृति को त्रिभुज कहते हैं, तो चार भुजाओं से बंद ज्यामितीय आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। देखिए, भुजा इसमें चार होना चाहिए, चार भुजा, और चारों के चारों भुजा जो है एक दूसरे से बंधा होना चाहिए, मतलब बंद होना चाहिए आकृति। ठीक है, ऐसा नहीं है कि चार भुजा वाला जितने भी आकृति है वो सभी के सभी चतुर्भुज ही होगा, नहीं। चार भुजा वाला वही आकृति चतुर्भुज कहलाएगा जिसमें चारों भुजा आपस में ज्वाइंट हो, मतलब बंद हो। ठीक है, उसको हम लोग चतुर्भुज कहते हैं। ये चतुर्भुज नहीं है। ठीक है, तो चार भुजा से जो आकृति बंद होगा उसी आकृति को हम चतुर्भुज के कैटेगरी में लाएंगे। ठीक है, देखिए, चतुर्भुज में चार गो भुजा होता है। चार भुजा, देखिए, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा, ये जो है इसको हम भुजा कहते हैं। ठीक है, तो चतुर्भुज के अंदर जो है चार ठो भुजा होता है। उसके बाद चार भुजा चार ठो बिंदु पर ज्वाइंट करता है, मतलब एक दूसरे से मिलता है। जैसे कि देखिए, ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे से इस बिंदु पर कनेक्ट कर रहा है, मतलब मिल रहा है। फिर ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे से इस बिंदु पर मिल रहा है। उसके बाद फिर ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे से इस बिंदु पर मिल रहा है, और फिर ये भुजा और ये भुजा एक दूसरे से इस बिंदु पर मिल रहा है। मतलब चारों भुजा एक दूसरे से अगर बंद है तो चार बिंदुओं पर मिल के जो है बंद होगा। तो इस बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, तो इस बिंदु को हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। इसको शीर्ष बिंदु कहते हैं। ठीक है, शीर्ष बिंदु कहते हैं, और इसको हम लोग भुजा कहते हैं। तो ऐसा जो है चारों साइड है, इसका मतलब चार गो चतुर्भुज के अंदर भुजा हो गया। ठीक है, उसके बाद चार ठो आपका शीर्ष बिंदु हो गया। शीर्ष बिंदु समझ में आ गया होगा, जहाँ पर दो भुजा कनेक्ट करता है, यानी मिलता है एक दूसरे से, उस बिंदु को हम शीर्ष बिंदु कहते हैं। तो ऐसा चार ठो शीर्ष बिंदु हो गया। क्लियर है। उसके बाद जहाँ जहाँ शीर्ष बिंदु है उन सभी शीर्ष बिंदु पर दो भुजा का मिलाव है। अब उन दोनों भुजा के बीच का जो अंतर आप देख रहे हैं, दोनों भुजा के बीच का जो गैप है, इस गैप को हम लोग कोण कहते हैं। इस गैप को हम कोण कहते हैं। मतलब ऐसा चारों शीर्ष बिंदु पर जो है दो दो भुजा मिल रहा है, तो उन दोनों भुजाओं के बीच में झुकाव बन रहा है, उसी झुकाव को हम कोण कहते हैं। ठीक है, इसका मतलब 1 2 3 4, चारों शीर्ष बिंदु पर चार को झुकाव बन रहा है, यानी चार को कोण बन रहा है। ठीक है, तो किसी भी चतुर्भुज के अंदर जो है चार ठो भुजा हो गया आपका, चार ठो शीर्ष बिंदु हो गया और चार ठो कोण हो गया। ये किसी भी चतुर्भुज के अंदर होता है। ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी एक चतुर्भुज के अंदर होता है। चतुर्भुज है तो वो किसी भी चतुर्भुज के अंदर जो है ये सभी कंडीशन लागू होता है। ठीक है, चलिए उसके बाद इसमें चार ठो कोण हैं। ठीक है,
तो सामने सामने कोण में, यानी कि इस कोण के सामने का जो कोण होगा उस कोण से एक रेखा को मिलाइएगा, फिर इस कोण के सामने का कोण है ये कोण, इसके रेखा को मिलाइएगा। दोनों कोण को मिलाने पर जिन रेखा से दोनों कोण को हम मिलाते हैं इसी को हम क्या कहते हैं, विकर्ण कहते हैं। विकर्ण यानी कि इस कोण से इस कोण तक एक रेखा चला गया और इस कोण से इस कोण तक। कोनाकानी समझते हैं ना, बचपन में खेले होइएगा कोनाकानी। तो इस कोण से इस कोण तक और इस कोण से इस कोण तक, ये दोनों हो गया इसका विकर्ण। यानी कि चतुर्भुज के अंदर दो ठो विकर्ण भी होता है। कोई भी चतुर्भुज है उसके अंदर ये सब चीज़ होता है, यानी कि दो ठो विकर्ण भी होता है चतुर्भुज के अंदर, ठीक है। और विकर्ण किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि इस कोना से सामने वाला कोण, ये कोण यहाँ पर मिलाने वाली रेखा जो है विकर्ण कहलाती है। फिर इस कोण से सामने वाले कोण को मिलाने वाली रेखा विकर्ण कहलाती है। क्लियर है, यानी कि दो विकर्ण हो गया इसमें, इसको हम क्या बोलते हैं, विकर्ण कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए अब देखिए, चार ठो बोले हैं कि इसमें कोण बनता है, चार ठो शीर्ष बिंदु और चारों शीर्ष बिंदु पर जो है एक को कोण बनता है। तो चार गो कोण हो गया चतुर्भुज के अंदर। उन चारों कोणों का जो योगफल है वो 360 डिग्री का होता है। चारों कोणों का योगफल, कोई भी चतुर्भुज है उसके चारों कोणों का योगफल जो है 360 डिग्री ही आएगा, न उससे 1 डिग्री कम आएगा और ना ही उससे 1 डिग्री ज़्यादा आने वाला है। पूरे करेक्ट 360 डिग्री आता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल, ठीक है। चाहे वो कोई भी चतुर्भुज, जैसे कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री आता है ना, उसी तरह से चतुर्भुज के अंदर चारों कोण होता है। तो चारों कोणों का योगफल जो होगा वो 360 डिग्री होगा, चारों का योगफल। क्लियर है। चलिए अब बात करते हैं, चतुर्भुज समझ में आ गया होगा। अब चतुर्भुज के प्रकार के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। देखिए, चतुर्भुज आपका कुल 5 प्रकार के होता है। चतुर्भुज जो है ना 5 प्रकार का होता है, जिसमें से पहला है समचतुर्भुज, दूसरा है समानांतर चतुर्भुज, तीसरा है वर्ग, आयत और फिर समलंब चतुर्भुज। ये आपके 5 प्रकार के चतुर्भुज होते हैं। ऐसा समझिए, चतुर्भुज का 5 गो लड़का हो गया, जिसमें पहला समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत और समलंब चतुर्भुज। देखिए, समचतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत और समलंब चतुर्भुज, ये 5 जो है चतुर्भुज के प्रकार हैं। थोड़ा इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, पहला है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज किसे कहते हैं, तो देखिए इसमें क्या है कि आपके चारों भुजा जिस चतुर्भुज के समान रहेगा, देखिए चारों भुजा जिस चतुर्भुज के समान हो, साथ ही साथ विकर्ण असमान हो। असमान का मतलब होता है बराबर नहीं, ठीक है। जिसका विकर्ण असमान हो लेकिन चारों भुजा समान हो और कोण मतलब कोई भी कोण जो है समकोण नहीं हो, उसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। देखिए, जिस चतुर्भुज के चारों भुजा तो समान होगा लेकिन उसका जो विकर्ण है, कोनाकानी बोले हैं ना विकर्ण, ई कोण से ई कोण विकर्ण होता है। कोनाकानी कोण, कोनाकानी को मिलाने वाला जो रेखा है उसको हम विकर्ण कहते हैं। 2 ठो विकर्ण होता है चतुर्भुज के अंदर, चाहे वो कोई भी चतुर्भुज हो, लेकिन वो दोनों विकर्ण जो है ना एक दूसरे के समान नहीं होगा। समान का मतलब है कि भाई जिसका, जैसे कि देख लीजिए इसका ये विकर्ण जो है, अगर मान लीजिए 10 सेंटीमीटर का है तो ये विकर्ण देखिए देखने में ही लगता है कि छोट है ना, छोटा इससे। अगर ये 10 का है तो ये आपका 8 का हो जाएगा, है ना। बराबर दोनों विकर्ण नहीं होगा। किसमें, समचतुर्भुज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए, ये इसका भुजा हो गया, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा, यानी चारों साइड से इसकी भुजा की जो लंबाई होगी वो समान, यानी चारों भुजा की लंबाई समान समचतुर्भुज में, ठीक है। विकर्ण तो देखने से लग रहा है कि इसका विकर्ण बराबर नहीं होगा। एक विकर्ण होगा कुछ और लंबाई का, दूसरा विकर्ण होगा कुछ और लंबाई का, ठीक है। उसके बाद कोई भी कोण समकोण नहीं हो रहा है, मतलब 90 डिग्री का नहीं हो रहा है। देखिए 90 डिग्री का कोण कैसा बनता है, तो देखिए चारों बिंदु पर कोण बन रहा है, एक यहाँ कोण, एक यहाँ कोण, एक यहाँ कोण, एक यहाँ कोण बन रहा है। जब भी 90 डिग्री का कोण बनेगा ना आपका, तो इस तरह से खड़ा खड़ा बनेगा। और यहाँ पर देखिएगा आप गौर से, तो ये झुका हुआ है, देखिए झुका हुआ है ना। एक तो नीचे ठीक है, लेकिन ऊपर का जो रेखा है वो खड़ा होना चाहिए, यानी कि इस डायरेक्शन में होना चाहिए, इस डायरेक्शन में जो है होना चाहिए, लेकिन ये झुका हुआ है, इसीलिए 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि समचतुर्भुज के अंदर चारों भुजा समान होता है, कोई भी कोण समकोण नहीं होता है, विकर्ण भी असमान होता है, मतलब विकर्ण भी समान नहीं होता है, ठीक है।
इसीलिए इसको हम समचतुर्भुज कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि समचतुर्भुज आपको क्लियर हो गया होगा। चारों भुजा इसका समान होता है, विकर्ण समान नहीं होगा क्योंकि अलग अलग माप का इसका विकर्ण होता है, ठीक है। और कोई भी कोण इसका 90 डिग्री का नहीं होगा। 90 डिग्री का कब होगा? जब ये खड़ा खड़ा बनेगा ना, मतलब ये पूरा सूता हुआ है और इस पर पूरे एक लंब जो है पूरे सीधे जो है खड़ा रहेगा ना, तब वहाँ पे बनेगा 90 डिग्री का कोण। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर कोई भी कोण समकोण नहीं बनेगा समचतुर्भुज के अंदर। क्लियर है? चलिए देखिए, इसके विकर्ण को ना, दो विकर्ण है तो इसके पहला विकर्ण को, यानी एक विकर्ण को पहला विकर्ण कहते हैं जिसको D1 से करते हैं सूचित, और एक विकर्ण को हम दूसरा विकर्ण कहते हैं जिसको D2 से करते हैं सूचित। समचतुर्भुज के अंदर जो दोनों विकर्ण होता है वो अलग अलग माप का होता है। दो विकर्ण कभी दोनों विकर्ण आपस में समान नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए उसके एक विकर्ण को पहला विकर्ण कहते हैं जिसको D1 से करते हैं सूचित, और दूसरे विकर्ण को हम D2 से करते हैं सूचित। क्लियर है? चलिए, आप दोनों में से किसी को भी पहला मान सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो बड़ा वाला विकर्ण होगा उसी को हम पहला विकर्ण मानेंगे। आप दोनों में से किसी को भी पहला विकर्ण, किसी एक को दूसरा विकर्ण आप मान सकते हैं, यानी D1 D2 मान सकते हैं। क्लियर है? चलिए, चतुर्भुज का परिमाप क्या होता है? देखिए, इसका कुछ फार्मूला है, आप फार्मूला में याद रखिएगा। फार्मूला में एक होता है परिमाप वाला फार्मूला और एक होता है क्षेत्रफल वाला फार्मूला, ठीक है, चतुर्भुज के अंदर। और एक और होता है विकर्ण वाला फार्मूला। तो विकर्ण सब का नहीं होता है, कोई कोई का विकर्ण होता है, ठीक है। यानी कि परिमाप और क्षेत्रफल जो है ज़्यादातर चतुर्भुज में फार्मूला बनता है। देखिए, परिमाप क्या होता है, तो मैं कल के वीडियो में भी आपको बताया था। परिमाप, अगर किसी भी आकृति का आपको परिमाप निकालना है तो उसके सभी साइड साइड वाले रेखा की लंबाई को जोड़ लीजिएगा ना, तो हो गया उसका परिमाप, ठीक है। तो चतुर्भुज के यहाँ परिमाप निकालना है तो चारों भुजा की लंबाई का जो माप होगा वही ना परिमाप कहलाएगा। इसमें चतुर्भुज के परिमाप में चारों भुजा की लंबाई का माप ही परिमाप कहलाता है। तो अगर समचतुर्भुज का परिमाप अगर निकाल रहे हैं, आप जानते हैं ना आप इसका कि चारों भुजा बराबर होता है। अगर ये 20 सेंटीमीटर का है तो इहो 20 सेंटीमीटर का, इहो 20 सेंटीमीटर का, इहो 20 सेंटीमीटर का। क्यों? क्योंकि इसका चारों भुजा आपस में समान होता है, ठीक है। तो अगर इसका हम परिमाप निकालते हैं तो क्या लिखेंगे? 4 से सीधे गुना कर देना है एक भुजा की लंबाई में, क्योंकि एक भुजा की लंबाई जो होगी वही इसका चारों भुजा की लंबाई होगी, है ना, क्योंकि चारों आपस में समान है। तो 4 से गुना कर देंगे एक भुजा की लंबाई में, यानी 4 गुने भुजा। किसका फार्मूला हो गया? समचतुर्भुज का परिमाप का। जिसका चारों भुजा बराबर होगा ना, जिस जिस चतुर्भुज में, उसके परिमाप का फार्मूला यही बनेगा, 4 गुने भुजा। जिस जिस चतुर्भुज का चारों भुजा आपस में समान होगा उसका फार्मूला बनेगा परिमाप का 4 गुने भुजा। याद रखिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल का फार्मूला। देखिए, क्षेत्रफल क्या होता है ये भी हम कल की वीडियो में आपको बताए थे। क्षेत्रफल क्या होता है, तो अगर हम चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इन चारों भुजाओं के जो बीच का जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये भाग जो है, जैसे कि 4 भुजा है तो इस चारों के बीच का जो बंद एरिया है, ये वाला एरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं? इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल कहते हैं, ठीक है। जैसे आपके खेत का क्षेत्रफल, तो आपका जो खेत है उसमें चारों साइड से आरी बंधा होता है, तो उन आरी के जो बीच का एरिया है ना, उसी को हम क्षेत्रफल कहते हैं उस खेत का। क्लियर है? और उस आरी के लंबाई को हम परिमाप कहते हैं। समझ रहे हैं ना? चलिए, तो क्षेत्रफल होता है समचतुर्भुज का आधार गुने ऊंचाई। भाई आधार कौन होता है इसमें? तो देखिए, एक हम ले लेते हैं समचतुर्भुज यहाँ पर, ठीक है, समचतुर्भुज ले लेते हैं। ये आपका समचतुर्भुज हो गया, मान लीजिए, करेक्ट चित्र नहीं है ये। तो इसमें अगर हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं तो फार्मूला बनता है आधार गुने ऊंचाई, ठीक है, आधार गुने ऊंचाई। आधार कौन होता है इसमें? तो आधार आपका ये भुजा होगा आधार, और ऊंचाई ये नहीं होगा। ऊंचाई कभी भी जो होता है ना वो सीधा होता है, तिरछा में ऊंचाई नहीं होता है, ठीक है। तो ऊंचाई आपको दिया रहेगा अलग से, ऊंचाई इसका ये होता है, समझ रहे हैं ना। यहाँ से ऊंचाई लीजिएगा तो ये आपका हो गया ऊंचाई, सीधा सीधा रहता है ऊंचाई, ठीक है। और यहाँ से लीजिएगा तो ऊंचाई ये, क्योंकि यहाँ से सीधा पड़ता है ये भुजा, ना कि ये भुजा पड़ता है सीधा, समझ रहे हैं ना। तो ऊंचाई इसी को बोलते हैं। तो आपके सवाल में जो है ऊंचाई अलग से दिया रहेगा और आधार का अलग से माप दिया रहेगा, ठीक है। स्पेशल जो इसका भुजा होता है वही इसका आधार कहलाएगा, क्योंकि नीचे वाला क्या है, यही आधार है और यही इसका भुजा भी है ना। तो आधार गुने ऊंचाई होगा इसका क्षेत्रफल का फार्मूला, किसका? समचतुर्भुज का। क्लियर है? देखिए, इसके विकर्ण का मतलब इसका एक क्षेत्रफल और होता है, क्षेत्रफल का एक और फार्मूला है, ठीक है। एक तो हो गया आपका आधार गुने ऊंचाई, लेकिन एक फार्मूला और है क्षेत्रफल का। जब सवाल के अंदर आपके सवाल में जब विकर्णों की लंबाई दिया रहेगा ना, इसमें 2 विकर्ण होता है जिसको D1 D2 से करते हैं सूचित। जब दोनों विकर्ण आपको सवाल में दिया रहेगा ना, तब इसके क्षेत्रफल का फार्मूला एक और बनता है, जो कि होता है 1/2 गुने, देखिए, समचतुर्भुज में क्षेत्रफल का फार्मूला एक और बनता है समचतुर्भुज का। देखिए,
सम चतुर्भुज में क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनता है 1/2 गुने D1 गुने D2। ये D1 D2 क्या है? तो ये दोनों इसका विकर्ण हो गया। जब सवाल में आपको विकर्ण दिया रहेगा तब इसके क्षेत्रफल का फॉर्मूला बन जाता है 1/2 गुने पहला विकर्ण गुने दूसरा विकर्ण, या कह सकते हैं 1/2 इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल। ये भी कह सकते हैं कि दोनों विकर्ण का जो गुणनफल होगा वो, और साथ में गुना 1/2। ये क्षेत्रफल के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कब? जब दोनों विकर्ण पता हो तब, समचतुर्भुज के लिए। क्लियर है? तो उम्मीद करते हैं कि आपको समचतुर्भुज जो है पूरी क्लियर हो गया होगा, फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। चलिए अब बात करते हैं समानांतर चतुर्भुज के बारे में। समानांतर चतुर्भुज के बारे में बात करते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें आमने सामने की भुजा समान होता है। मतलब ये भुजा जो है ना, ये भुजा, इसके सामने का भुजा ये है, तो ये दोनों क्या होगा? आपस में समान होगा। फिर ये वाला भुजा और इसके सामने का भुजा ये दोनों आपस में क्या होगा? समान होगा। ठीक है, तो जिस चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा समान हो, ठीक है, और देखिए विकर्ण क्या बोलते हैं? कोना कानी को विकर्ण। सामने वाला कोण को मिला दीजिए, इस कोण के सामने वाला कोण ये है, इसको मिला दीजिए, ये विकर्ण है। तो देखिए विकर्ण इसका बराबर है? नहीं है बराबर। ये विकर्ण देख रहे हैं आप छोटा पड़ रहा है, और ये विकर्ण जो है इसके अपेक्षा बड़ा है ना? तो दोनों विकर्ण इसका क्या है? बराबर नहीं है। ठीक है, तो जिस चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा समान हो और साथ में उसका विकर्ण जो है बराबर न हो, विकर्ण बराबर है न है, अब विकर्ण बराबर न है, आज साथ में देखिए यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा? नहीं बनेगा। कैसे बनेगा? 90 डिग्री का कोण तभी बनेगा जब यहाँ पर एक खड़ा रेखा रहेगा और ये परल रहेगा, मतलब पूरे सीधा सीधा खड़ा रहेगा ना नीचे वाले भुजा पर कोई रेखा, तभी जाके यहाँ पर 90 डिग्री का कोण काटेगा, यानी समकोण बनाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, झुका हुआ है, यहाँ पर झुका हुआ है, यहाँ पर देखिए थोड़ा फैलिए गया है ना, सीधा इसका करेक्ट यहाँ पर आएगा, लेकिन ये इधर और यह फैल गया है। मतलब 90 डिग्री का कोण इसमें कोई भी कोण नहीं बन रहा है, यानी कोई भी कोण इसका समकोण नहीं हो रहा है। बातों को समझिए, चीज़ों को समझिए, रटना नहीं है। ठीक है, देखिए आमने सामने की इसका भुजा बराबर है। अगर ये भुजा 10 का है तो ये भी 10 का होगा, ये 5 का तो ये 5 का। चारों बराबर नहीं है, चारों इसमें बराबर होता है। आमने सामने की भुजा बराबर, कोई भी कोण समकोण नहीं है इसका, अब विकर्णों इसका बराबर नहीं है। ठीक है, इसको हम समानांतर चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर है? देखिए इसमें भी आमने सामने, इसमें क्या है कि इसमें भी विकर्ण समान नहीं है, मतलब असमान है, और इसमें भी विकर्ण असमान है। ठीक है, दोनों चतुर्भुज का देखिए समानता क्या है दोनों में। इसमें भी कोई भी कोण समकोण नहीं है और इसमें भी कोई भी कोण समकोण नहीं है ना? बस दोनों में फर्क क्या है? फर्क थोड़ा सा है, इसमें चारों भुजा बराबर है तो इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है। क्लियर है? चलिए दोनों में डिफरेंस समझ गए। चलिए अब इसका कुछ फार्मूला बनता है। फार्मूला क्या बनता है? एक ही फार्मूला बनता है इसका क्षेत्रफल के लिए। क्षेत्रफल निकालना हो जब भी समांतर चतुर्भुज का, तो उसके लिए बनेगा आधार गुने ऊंचाई। और आधार क्या होता है, ऊंचाई क्या होता है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको। आधार यही भुजा हो जाएगा और ऊंचाई आपको अलग से दिया रहेगा। इसको आप ऊंचाई नहीं समझ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भुजा अलग है और इसका ऊंचाई अलग होता है। क्योंकि ये भुजा जो है ना ऊंचाई नहीं है, ऊंचाई हमेशा सीधा होता है और ये क्रॉस भुजा है। ठीक है, चलिए क्षेत्रफल समझ में आ गया इसका। अब बात करते हैं वर्ग का। ठीक है, वर्ग किसे कहते हैं? आप यहाँ पर थोड़ा गौर से देखिएगा, चित्र देखकर आप पकड़िए क्या क्या इसमें होता है वर्ग के अंदर। यही वर्ग का चित्र है। देखिए इसका तो पहला चारों भुजा आपस में बराबर है, जितना लंबाई का ये भुजा उतना लंबाई का ये भी है, उतना ही लंबाई का ये भी है, उतना ही लंबाई का ये भी है। चारों भुजा इसका बराबर है। साथ ही साथ दो विकर्ण होता है तो इसका विकर्ण भी क्या है, बराबर है। देख लीजिए इसका विकर्ण भी बराबर है, पूरा विकर्ण करेक्ट आएगा। ठीक है, दोनों विकर्ण भी इसका समान है, साथ में चारों भुजा भी समान है। और एक चीज़ है, देखिए 90 डिग्री का कोण सब कोण बना रहा है, चारों कोण पर जो है इसके 90 डिग्री का कोण बन रहा है, मतलब समकोण काट रहा है ना। तो जिस चतुर्भुज के चारों भुजा आपस में समान होगा, दोनों विकर्ण भी आपस में समान होगा और साथ में प्रत्येक कोना पर 90 डिग्री का कोण काटेगा, मतलब समकोण। प्रत्येक कोण जो है चारों के चारों कोण इसका 90 डिग्री का होगा, यानी समकोण होगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, वर्ग कहेंगे उसको। क्लियर है? देखिए वैसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजा समान हो, विकर्ण भी आपस में समान हो और प्रत्येक कोण जो है इसका समकोण हो, प्रत्येक कोण समकोण होना चाहिए इसका, उसको हम क्या कहते हैं, वर्ग कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए इसका चारों भुजा बराबर है, इसका चारों भुजा बराबर है, तब इसका परिमाप निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 गुने भुजा। बोले है ना, जिस चतुर्भुज के चारों भुजा बराबर होगा उसका परिमाप निकालना आसान है। 4 से गुना कर देना है एक भुजा की लंबाई में, हो गया चारों भुजा की लंबाई, आराम से निकल जाएगा। ठीक है,
बात करते हैं इसके क्षेत्रफल का। देखिए वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। मतलब क्या, भुजा से ही गुना कर देना है आपको। भुजा से ही गुना कर दीजिएगा, इसी को ना बोलते हैं भुजा स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब 2 बार गुना में, है ना। भुजा स्क्वायर को बोलते हैं भुजा गुने भुजा, है ना। भुजा स्क्वायर है तो भुजा गुने भुजा लिखिएगा। यानी कि इसका जो क्षेत्रफल होगा वर्ग का वो हो जाएगा आपका भुजा स्क्वायर। क्लियर है। चलिए उसके बाद विकर्ण, इसमें विकर्ण का भी लंबाई निकालना पड़ता है। तो विकर्ण निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, √2 में गुना करना पड़ेगा एक भुजा, माने एक भुजा की लंबाई से। ठीक है, एक भुजा की लंबाई, कोई भी लंबाई लीजिएगा तो बराबर है, इसका चारों तो बराबर होता है। तो एक भुजा की लंबाई से आपको √2 में गुना करना पड़ेगा, तब जाके आप इसका विकर्ण निकाल सकते हैं। किसका, वर्ग का। क्लियर है। चलिए अब बात कर लेते हैं आयत की। आयत की देखिए, आयत में क्या होता है, ध्यान से यहाँ पर देखिए चित्र को। देखिए इसमें क्या है, आमने सामने की भुजा बराबर, यानी जितना लंबाई का ये है उतना ही लंबाई का ये भी है। ठीक है, आमने सामने की बराबर है, और जितना लेंथ ये है इसका उतना ही लेंथ ये भी है। ये दोनों आपस में समान है और ये दोनों आपस में समान है। यानी जिस चतुर्भुज के आमने सामने की भुजा जो है बराबर हो, ठीक है, साथ ही साथ इसका विकर्ण भी बराबर होगा। देख लीजिए ये इसका विकर्ण है, दोनों विकर्ण है इसका। ठीक है, दोनों विकर्ण भी इसका क्या है, एक समान है, दोनों आपस में एक समान है। ऐसा नहीं है कि जितना भुजा है उतना ही इसका विकर्ण है, हम ये नहीं कर रहे हैं। कह रहे हैं दोनों विकर्ण आपस में एक दूसरे के समान होगा, समान लंबाई के। ठीक है, और आमने सामने की जो भुजा है वो भी इसका क्या होगा, समान होगा। ठीक है, और साथ ही साथ खड़ा खड़ा है। देखिए ये पूरा सूतल रेखा है और एक भुजा इस पर पूरा सीधा है, टेढ़ नहीं है। जब ये टेढ़ होगा तो समझिएगा 90 डिग्री का कोण नहीं बन रहा है। अब पूरा सीधा है और नीचे को पड़ा है तो समझिएगा, मतलब एगो पड़ा है एगो खड़ा है, पूरा खड़ा है तो समझिएगा कि वहाँ पे 90 डिग्री का कोण भाई बनबे करेगा। ठीक है, खड़ा रहना चाहिए, न इधर झुका होना चाहिए और न इधर झुका होना चाहिए। तनको झुकेगा तो फिर 90 डिग्री कोण नहीं बनेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पूरा खड़ा है तो यहाँ पे चारों कोना पर जो है 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि चारों समकोण है, चारों कोण इसका समकोण है। यानी प्रत्येक कोण समकोण। देखिए आमने सामने की भुजा समान हो, किसमें, वो आयत में। विकर्ण भी आपस में समान हो, साथ ही साथ प्रत्येक कोण इसका समकोण हो, मतलब 90 डिग्री का हो, इसको हम आयत बोलते हैं। क्लियर है। चलिए रटना नहीं पड़ेगा आपको, समझ लीजिए। देखिए इसका ये फार्मूला है। फार्मूला क्या है, तो एक फार्मूला है परिमाप का और एक है क्षेत्रफल का। तो आयत का जो परिमाप होता है उसमें क्या करना है आपको, देखिए इसमें एक भुजा को हम कहते हैं लंबाई, ठीक है, और इसको बोलते हैं चौड़ाई। आप भी जानते हैं, है ना, चौड़ाई हो गया ये आपका, ये चौड़ाई, तो ये दोनों इसका चौड़ाई कहलाएगा और ये दोनों इसका लंबाई कहलाएगा। ठीक है, जितना लंबा ये होगा उतना ही लंबा ये भी होगा, जितना लंबा ये होगा उतना लंबा ये भी होगा, माने ये दोनों आपस में समान है और ये दोनों आपस में समान है। ठीक है, तो करना क्या है आपको, एगो लंबाई और एगो चौड़ाई को जोड़ लेना है, उसको 2 से गुना कर देना है, क्योंकि इसमें 2 लंबाई है ना और 2 चौड़ाई है। तो एगो लंबाई और एगो चौड़ाई को जोड़ लीजिए और उसको डबल कर दीजिए। 2 लंबाई है ना, 2 चौड़ाई है, तो 2 लंबाई 2 चौड़ाई जोड़िएगा क्या लगी आप, इससे क्या कीजिए, एगो लंबाई एगो चौड़ाई ले लीजिए, दोनों को जोड़ के और उसको डबल कर दीजिए, मतलब 2 से गुना कर दीजिए, तो हो गया इसका परिमाप। मतलब क्या, तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। यानी देखिए परिमाप निकालना है तो 2 लंबाई है 2 चौड़ाई है, यानी 2 लंबाई है और जोड़ देंगे 2 चौड़ाई, है ना, तो इसका परिमाप निकल जाएगा। अब 2 दोनों में है, 2 कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ठीक है, यानी कि आयत का जो परिमाप का फॉर्मूला बनेगा वो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बनेगा। क्लियर है। अगर इसका अर्ध परिमाप निकालना है, रे भाई अर्ध परिमाप क्या होता है, तो परिमाप का ही आधा अर्ध परिमाप होता है। ठीक है, अगर किसी का परिमाप 20 है और इसका अर्ध परिमाप निकालिएगा तो बट्टा 2 कर दीजिए, हो गया अर्ध परिमाप, मतलब आधा परिमाप 10 निकल गया। ठीक है, तो अगर ये परिमाप है इसका आधा निकालना है आपको अर्ध परिमाप, तो बट्टा 2 कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई हो गया। यानी लंबाई प्लस चौड़ाई इसका अर्ध परिमाप, जोड़ी पड़ेगा तब लगाइएगा अर्ध परिमाप। वैसे लिखे नहीं है फॉर्मूला हम, आप नोट कर सकते हैं कि इसका अर्ध परिमाप का फॉर्मूला जो है वो लंबाई प्लस चौड़ाई, और परिमाप का 2 लंबाई जोड़ 2 चौड़ाई, मतलब 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्लियर है। आज क्षेत्रफल का होगा फॉर्मूला लंबाई गुने चौड़ाई, इसके क्षेत्रफल का होगा लंबाई गुने चौड़ाई। जो लंबाई दिया रहेगा उसमें और चौड़ाई दिया रहेगा उसमें, दोनों में क्या करना है, आपस में लड़ा देना है, मतलब गुना कर देना है। लंबाई में चौड़ाई से गुना कीजिएगा तो इसका क्षेत्रफल निकल जाएगा। किसका, आयत का। देखिए वर्ग और आयत में क्या समानता है,
तो भाई वर्ग का चारों भुजा बराबर है तो इसका आमने सामने की भुजा बराबर है, तो ये समानता नहीं हुआ, ये इसमें भिन्नता हुआ, दोनों में डिफरेंट है दोनों में। लेकिन अब जो दो पॉइंट दोनों का है वो दोनों समान है। देखिए इसका भी विकर्ण समान है, इसका भी विकर्ण समान है, इसका ये प्रत्येक कोण समकोण है तो इसका ही प्रत्येक कोण समकोण है ना। केवल पहला पॉइंट दोनों का जो है डिफरेंट है, इसका चारों भुजा आपस में समान है, इसका आमने सामने की भुजा समान है, समझ रहे हैं ना। इसमें भी विकर्ण समान है, इसमें भी विकर्ण समान है, इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण है तो इसमें भी प्रत्येक कोण समकोण है। जैसे ये दोनों में समानता दिखाए हैं, केवल भुजा का डिफरेंट था, इसमें चारों भुजा बराबर है, इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है ना। इसमें भी विकर्ण असमान है, इसमें भी विकर्ण असमान है, इसमें भी कोई भी कोण समकोण न है तो इसमें भी कोई भी कोण समकोण न है, समझ रहा है ना। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आयत भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं एक आखिरी समलंब चतुर्भुज की, छठवां भाई है, इसका कनेक्शन किसी के साथ नहीं है। आप सोचिएगा कि आयत जो है किसी से मिल रहा है तो भाई न मिल रहा है। देखिए गौर से इसको, इसमें क्या होता है कि दो भुजा जो आपको दिख रहा है, ये दोनों भुजा, ये भुजा और ये भुजा, ये दो भुजा है, इन दोनों के बीच की दूरी जो है ना एक रंग है। देखिए यहाँ पर नापिएगा तो यो, यहाँ पर नापिएगा तो यो, यहाँ नापिएगा तो यो, यहाँ नापिएगा तो यो, मतलब कहीं भी नाप लीजिए दोनों भुजा के बीच की दूरी वो आपको एक समान ही दिखाई देगा, मतलब एक समान ही आएगा। जैसे कि रेल के पटरी देखते हैं आप, दूगो पटरी, रेल का दूगो पटरी देखते हैं आप, दूगो पटरी देखते हैं तो आप जो है ना दिल्ली में नाप लीजिए उस पटरी की लंबाई, दोनों पटरी के बीच के गैप को नाप लीजिए, और जाके मुंबई में जो है उसी को नाप लीजिए, दोनों पटरी के बीच के गैप को, ठीक है। आप कहीं भी नापिएगा दोनों पटरी के बीच के गैप डिस्टेंस को तो एक समान ही आएगा। तो वैसे दोनों पटरी को हम, यानी कि वो पटरी छोड़ दीजिए, उसको मान लीजिए रेखा है दोनों, तो वैसे रेखा को जिनके बीच का डिस्टेंस कहीं भी नापिएगा तो एक समान ही आता है, उसको हम बोलते हैं समानांतर रेखा। क्या बोलते हैं? समानांतर रेखा बोलते हैं दोनों को, और दोनों के बीच की जो दूरी है उसको बोलते हैं समानांतर दूरी बोलते हैं, ठीक है। समानांतर दूरी बोलते हैं दोनों के बीच के डिस्टेंस को, यानी दूरी को समानांतर दूरी, और दोनों रेखा को हम बोलेंगे समानांतर रेखा। क्लियर है? तो देखिए समलंब चतुर्भुज में क्या होता है कि दो भुजाओं के बीच की जो दूरी है वो एक समान आ रहा है। देखिए ये दोनों भुजा के बीच की दूरी क्या है? समान है, मतलब एक समान है, यानी समानांतर हो। अब बाकी दो जो है ई वाला और ई वाला, ये दोनों भुजा के बीच की दूरी यहाँ नापिएगा तो कम निकलेगा, यहाँ नापिएगा तो बेसी निकलेगा, मतलब एक समान आ रहा है, न आ रहा है। तो क्या समानांतर दूरी है? नहीं है। मतलब दो भुजा के बीच की दूरी तो आपको समानांतर आ जाएगा, एक समान आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम दो भुजा के बीच की दूरी समानांतर आ रहा है। लेकिन शेष दो भुजा के बीच की दूरी जो है आपको एक समान नहीं आ रहा है, मतलब वो समानांतर नहीं है, ठीक है। तो वैसा चतुर्भुज जिसमें दो भुजा एक दूसरे के समानांतर हो और शेष दो भुजा दोनों के छोड़ के, समानांतर वाला के छोड़ के जो बचेगा दो भुजा ना, वो एक दूसरे के क्या हो? असमानांतर हो, उसको हम क्या बोलेंगे? समलंब चतुर्भुज कहेंगे। क्लियर है? दो भुजा के बीच की दूरी समानांतर और दो भुजा के बीच की दूरी असमानांतर, उसको हम समलंब चतुर्भुज कहते हैं। क्लियर है? उसके बाद इसका फॉर्मूला बनता है बाबू, देखिएगा, एक ही सूत्र है क्षेत्रफल का। इसका क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजा का योग। जो भी समानांतर भुजा दो दिया है ना, आप पकड़ लीजिएगा आराम से, समानांतर भुजा कौन है? ये दोनों है समानांतर भुजा? न है। क्या लगी भाई? यहाँ दूरी नापेंगे, दोनों के बीच की दूरी अलग आएगा, और यहाँ पर दूरी नापेंगे तो अलग आएगा। तो दोनों भुजा समानांतर कैसे हुआ? समानांतर भुजा तो वो न होता है जिनके बीच का दूरी कहीं भी नापने पर समान आता है। समानांतर भुजा ये दोनों हुआ। तो करना क्या है आपको? समानांतर भुजा को जोड़ लेना है, ठीक है, और उसको 1/2 से गुना करना है, फिर उसके ऊंचाई से गुना करना है। देखिए ऊंचाई क्या होता है, तो ऊंचाई जो होगा इसमें, आप सोचिए कि ये वाला ऊंचाई है तो ये ऊंचाई नहीं है, ये ऊंचाई नहीं है। ऊंचाई हमेशा जो होता है ना वो सीधा होता है, ठीक है, ऊंचाई। तो ऊंचाई आपको अलग से दिया रहेगा, ठीक है। तो समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने समानांतर भुजाओं का योग, मतलब उनके जो समानांतर भुजा दिया रहेगा उसका योगफल, और साथ में गुना में ऊंचाई रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपके इसके क्षेत्रफल का सूत्र। एक ही फॉर्मूला है इसका, उम्मीद करते हैं कि रट लीजिएगा आप, ठीक है। चलिए, तो हमने समझा चतुर्भुज किसे कहते हैं, चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं, चतुर्भुज के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, छुपा रहता है, जो कॉमन चीज़ है, जानना हमारे लिए बहुत बेहतर होगा, ठीक है। उसके बाद समझा इसके प्रकार के बारे में, जिसमें सम चतुर्भुज, समानांतर चतुर्भुज, वर्ग, आयत और समलंब चतुर्भुज के बारे में अध्ययन किया। इससे जुड़े हुए फॉर्मूला को मैंने बताया आपको, ठीक है। देखिए इससे इसके जो विकर्ण है, विकर्ण से संबंधित कुछ बातें हैं, इस बातों को मैं सवाल को बनाते वक्त ही आपको क्लियर कर दूंगा, ये कुछ ज़्यादा खास बात है नहीं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आपको समझ में आया होगा, चतुर्भुज वाला क्लास।
हमने पिछले वीडियो में त्रिभुज वाला पढ़ा था, आज चतुर्भुज क्लियर हो गया। अगले वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत वेरी 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 इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप 10th के स्टूडेंट देख रहे हैं तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है अगला वीडियो, क्योंकि वो वीडियो आने वाला है ब्रीथ का, ठीक है। और ब्रीथ पर आपका पूरे 12वां लेसन जो है ख़त्म होने वाला है, तो ब्रीथ का वीडियो मिस नहीं कीजिएगा। अगर आप नए हैं चैनल पर, पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नहीं किया है तब, ठीक है। अरे बहुत सारा स्टूडेंट क्या करता है, दोबारा उसको टिप देता है ना, तो दोबारा नहीं टिपना है, एक बार टिप दिए हैं हो गया सब्सक्राइब, आप कर लिए हैं, आप इस चैनल का सदस्य बन चुके हैं। तो दूसरा वीडियो, इससे अगला वाला वीडियो आएगा वही ब्रीथ का, तो आप लोग चैनल से जल्दी जुड़ जाइए। और जो स्टूडेंट हमारे चैनल से नहीं जुड़ा है उनके पास इस वीडियो को शेयर कीजिए और कहिए उनसे भी कि हमारे चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आने वाला है। और हम उम्मीद करेंगे कि आपको जो है बेहतर से बेहतर अंक आए मैथ में, और हम तैयारी कराने का भी पूरी तरह से बेहतर कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं जल्द अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।